हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाएगा कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो आज 12वां क्वेश्चन होगा कारण बताइए। ठीक है बेटा, कैमरे की क्वालिटी पर ध्यान मत देना, कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी होगी। बस पढ़ाने पर ध्यान देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ए जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, मैं पढ़ देता हूँ, लिखूंगा नहीं। ठीक है, आंसर बताऊँगा खाली। लिखा है क्वेश्चन, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, जो प्लेटिनम है, सोना है और चांदी है, ठीक है, इन सब का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो बेटा पता है आपको, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखी गई हैं ये धातुएं। सक्रियता श्रेणी में ये धातु सबसे नीचे आती है, इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं। और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो संक्षारित भी नहीं होती जल्दी। संक्षारित के मतलब खराब नहीं होती जल्दी। जब जल्दी खराब नहीं होंगी तब इनका आभूषण बनाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। मान लो हमने सोने के आभूषण बनाए, सोने के कुंडल पहने कान में, तो वो संक्षारित नहीं होंगे जब तक क्रियाशील नहीं है ना, संक्षारित नहीं होंगे। जब संक्षारित नहीं होंगे तो खराब भी नहीं होंगे, तो वो काफ़ी दिनों तक हमारे कानों में पड़े रहते हैं और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करते हैं। इसलिए तो बनाते हैं बेटा। क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्लेटिनम, गोल्ड और चांदी बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं और ये संक्षारित भी जल्दी नहीं होती हैं, इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि आप जैसे लोहा है, लोहा बहुत क्रियाशील धातु है, मतलब इनकी तुलना में तो ज़्यादा ही है। अब लोहे के आप मान लीजिए कुंडल बना के पहन लो तो क्या आएगा बटन पर? काई आ जाएगी, कान भी सड़ के गिर जाएगा, कान वान खराब हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ, सोडियम धातु की बनाकर पहन लियो, आग लग जाएगी, आग। ठीक है, जो बेटा बहुत क्रियाशील धातु है उनके हम आभूषण नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो धातु कम क्रियाशील होती है उन्हीं के ही आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर ए था, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? कारण बताना था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बेटा, उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर नंबर ए, आंसर नंबर ए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ठीक है बेटा एक बात सुनो बेटा, प्लेटिनम को हम पीटी से प्रदर्शित करते हैं, तुम चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, प्लेटिनम या सोना या चांदी लिख सकते हो। ठीक है, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील हैं, और ये जल्दी संक्षारित भी नहीं होती हैं, और ये जल्दी संक्षारित भी नहीं होती हैं। समझ आई बात? संक्षारित का मतलब यह है बेटा खराब भी नहीं होती। आंसर नंबर बी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सोडियम, पोटेशियम इत्यादि को तेल के अंदर डुबोकर नहीं रखा जाएगा बेटा, ये तो क्या काम करते हैं, ये बहुत क्रियाशील धातु होती हैं, ये नमी से और ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती हैं, इसी कारण इनको तेल में डुबो करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है बेटा, जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्योंकि लिखना है। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सही से, क्वेश्चन के आंसर लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, पोटेशियम, क्वेश्चन ये है बेटा, देखो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, को
तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यदि इन धातुओं को खुले में रख दें तब ये वायु और नमी से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी। बट बात यह है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है ये बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और इतने अत्यधिक क्रियाशील होते हैं कि अगर इनको वायु और नमी मिल जाए तो ये आग पकड़ने की संभावना इसमें रहती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इनको हम जो है डुबो करके रखते हैं तेल में। ठीक है, कौन सा तेल होता है बेटा? वो होता है केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, अच्छा सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम जो है बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, बुक ले लेना बेटा, बुक लेकर खोलना। बुक में पेज नंबर 63 पर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक है ये। एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों है? देखो बेटा, ऐसा है ना, हमें ऐसी धातु के बर्तन बनाने चाहिए जो कम क्रियाशील हो। ठीक है, मैं भी समझा रहा हूँ सी वाले क्वेश्चन के आंसर को। हमें ऐसी धातु के बर्तन बनाने चाहिए जो कम क्रियाशील हो। क्यों? अगर अधिक क्रियाशील बर्तन होंगे तो वे खाने से क्रिया करके या हमारे सब्जी से क्रिया करके सब्जी को खराब कर देंगे। इसलिए हमें ऐसे बर्तन लेने चाहिए जो कि कम क्रियाशील हो। परंतु जो एल्युमिनियम है वो तो काफ़ी अधिक क्रियाशील है, तो उसके बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा हमसे प्रश्न में पूछा गया है, जबकि उसके बर्तन नहीं बनाए जाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो बेटा। एल्युमिनियम की खासियत क्या है? जैसे एल्युमिनियम की ये कढ़ैया है बेटा। ठीक है, क्या की है ये? एल्युमिनियम की कढ़ैया है। कढ़ैया तुमको कूड़ा वूड़ा तो ही ना पकड़ने वाले गुरुजी। ठीक है, ये एल्युमिनियम की कढ़ैया है। एल्युमिनियम की खास बात यह है, एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, और ये ऊष्मा की सुचालक भी बहुत अच्छी होती है। बात समझ में? दो समझ में? अत्यधिक बहुत क्रियाशील धातु होती है, लेकिन ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी होती है। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये अपने ऊपर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेती है। वायु से क्रिया करके अपने ऊपर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेती है। बेटा ये क्या काम करती है? ये जो एल्युमिनियम की कढ़ैया है ये अपने ऊपर क्या की लेयर चढ़ा लेती है? क्या के ऊपर लेयर चढ़ा लेती है बेटा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की लेयर चढ़ा लेती है। कढ़ैया ऑटोमेटिकली अपने ऊपर, बहुत क्रियाशील होती है ना, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये अपने ऊपर से लेयर चढ़ा लेती है। इस लेयर की क्या खासियत होती है? इस लेयर की ये खासियत होती है कि अगर हम आग देंगे ना कढ़ैया पे, तो हम अगर कढ़ैया पे आग देंगे, हाँ, और लेयर ये थोड़ी ना है कि जो लेयर है वो बाहर साइड पे चढ़ेगी, लेयर अंदर साइड पे चढ़ेगी जहाँ खाना बनता है, इधर भी चढ़ेगी बेटा लेयर कढ़ैया के, चलेगी अंदर साइड पे भी लेयर चढ़ती है। और हमारा एल्युमिनियम बीच में जाता है, नीचे भी लेयर चढ़ गई, ऊपर भी लेयर चढ़ गई है। ठीक है, अब खास बात यह है, हम जब आग जलाएंगे ना तो क्या है कि हमारा जो एल्युमिनियम है वो तो तेजी से गर्म हुआ, ऊष्मा के चालक है, लेकिन वो खाने से क्रिया नहीं करेगा। खाने से क्रिया क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है ये ऐसी लेयर है जो खाने से क्रिया नहीं करती है। ठीक है ना, जो हमारी सब्जी से क्रिया नहीं करती है, लेकिन ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। बात समझ में आई? तो एल्युमिनियम के बर्तनों की कढ़ैया क्यों बनाते हैं बेटा? एल्युमिनियम के बर्तन क्यों बनाते हैं? एल्युमिनियम के बर्तन इसलिए बनाए जाते हैं कि एल्युमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक होती है
और यह अधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ऊपर एक विशेष प्रकार की एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है, जो कि हमारा जो भोजन बनता है उसकी ये सुरक्षा करती है या उसको ख़राब होने से बचाती है, उसको ख़राब नहीं करती। बात समझ में आ रही है? तो लिखने में क्या जा रही है? ठीक है बेटा, तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर नंबर सी। ठीक है बेटा, तो आंसर सी में लिखेंगे बेटा एल्युमिनियम 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 धातु एल्युमिनियम धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक एल्युमिनियम धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। एल्युमिनियम धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, विराम लगाओ बेटा। एल्युमिनियम धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसे वायु में खुला रखने पर इसके सतह पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसे खुला रखने पर इसके सतह पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये परत अपने नीचे धातु बेटा मैं लेयर जम गई, अब इससे नीचे की, ठीक है। ये परत अपने से नीचे की धातु को अधिक संक्षारित नहीं होने देती है। ठीक है, ये परत अपने से नीचे की धातु को अधिक संक्षारित नहीं होने देती है। क्लियर? नई लाइन से कहेंगे बेटा, अतः एल्युमिनियम के बर्तन संक्षारित नहीं होते हैं। अतः जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं वो संक्षारित नहीं होते हैं। इन सब कारणों से ही एल्युमिनियम के बर्तन बनाना अच्छा माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से ही एल्युमिनियम के बर्तन बनाना अच्छा माना जाता है। समझ में आ गई बेटा बात? एक बात फिर से समझ लो इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था कि जो एल्युमिनियम है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, तो भैया उसका भोजन उसके बर्तन क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, अब बेटा देखो एल्युमिनियम की ये कढ़ैया रही, ठीक है। ये जो कढ़ैया होती है आप देखते होंगे आपके घर में जो कढ़ैया होती है बिल्कुल गोरी गोरी होती है, हाँ गोरी गोरी होती है। और जो अपने घर में बेटा लोहे की कढ़ैया होती है वो काली काली होती है। कारण क्या है कि लोहा जो है वो सीधे डायरेक्टली क्रिया करके अपने ऊपर जंग चला लेता है, काला काला हो जाता है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये एल्युमिनियम जो है, ये एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, एल्युमिनियम जो है बेटा ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो अपने ऊपर Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चला लेता है अपने ऊपर। क्या करता है ये? एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चला लेता है इस प्रकार से, ठीक है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है ये ऐसी होती है, ये कढ़ैया को संक्षारित नहीं होने देती है, कढ़ैया को खराब नहीं होने देती है और इस पर जंग भी नहीं आने देती है और कढ़ैया हमें गोरी गोरी दिखाई देती है। Al2O3 क्या होता है बेटा? ये एक लेयर होती है जिसको चढ़ जाती है, इसकी रक्षा करती है, ठीक है। इसीलिए हम एल्युमिनियम के बर्तन बनाना अच्छा मानते हैं और ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी होती है। समझ में आया बेटा? अब देखते हैं आपके इसमें कितने क्वेश्चन दिए थे, डी दिए हैं, सी दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी दिया है, ठीक है, डी दिया है। क्वेश्चन डी में कहा गया है निष्कर्षण प्रक्रम में, निष्कर्षण मतलब बेटा धातु के निकालने वाली चीज प्रक्रम में, ठीक है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सल्फेट अयस्क है ये कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है जो जिंक सल्फेट अयस्क है या जिंक कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है, जो सल्फेट अयस्क है या कार्बोनेट अयस्क है, इनको ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? डायरेक्टली धातु प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका बड़ा आंसर ये हो जाएगा क्योंकि अगर हम जिंक ऑक्साइड से डायरेक्टली जिंक प्राप्त करना चाहें तो बहुत कठिन बात है, ऐसा संभव नहीं है।
और जिंक कार्बोनेट से हम सीधे जिंक प्राप्त करना चाहें तो ये भी बहुत कठिन बात है, ये भी संभव नहीं है। परंतु अगर जिंक सल्फाइड से हम जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लें और जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु पॉसिबल है प्राप्त करना। ठीक है बेटा, जिंक कार्बोनेट से अगर हम जिंक कार्बोनेट से बेटा जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लें तो उससे हमें जिंक प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये था, निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड एस्को को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ये जिंक सल्फाइड है, इससे हमें जिंक प्राप्त करनी है, तो इसको करना है तो हमें ऑक्साइड में चेंज करना जरूरी क्यों है। ऑक्साइड में चेंज करना है बेटा, देखो ऑक्साइड में चेंज करना जरूरी क्यों है। डायरेक्टली हम जिंक सल्फाइड से जिंक को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, तो इसका उत्तर ये होगा क्योंकि जिंक सल्फाइड से जिंक प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इनके ऑक्साइड्स से हम आसानी से जिंक प्राप्त कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण इन्हें ऑक्साइड में परिवर्तित करना भी आवश्यक हो जाता है। समझ में आया आंसर बेटा इसका? ठीक है, चलो मैं इसका आंसर लिख दूं बोर्ड पर। मेरा समझना आता होगा बेटा, समझना है कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कैमरे की क्वालिटी मत जाना, क्लास वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझना आता होगा। ठीक है, निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एफ को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कारण ये। ठीक है, तो नंबर डी बेटा, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड सल्फाइड बेटा जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, और कार्बोनेट बेटा कैसे हो गया बेटा, जिंक कार्बोनेट हो गया। ठीक है, निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट मतलब जिंक कार्बोनेट्स और सल्फाइड मतलब जिंक सल्फाइड अयस्को सल्फाइड अयस्को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि सीधे या डायरेक्टली, क्योंकि सीधे जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन यह परंतु इनके ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, परंतु इनके ऑक्साइड से धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये हमने थ्योरी का लिखवा दिया। ठीक है, अगर रिएक्शन समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, अब हम इसे जिंक प्राप्त करना चाहें, आपको समझा दिया था। तो ये कैसा है, ये नो रिएक्शन मुश्किल बात है, परंतु जिंक ऑक्साइड से, ठीक है, हम जिंक धातु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ सकते हो इस समझ चाहो। रिएक्शन लिखने को जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको लैंग्वेज में सब चीज़ लिखवा दिया गया है और यहाँ रिएक्शन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मुझे लगता है
ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें बेटा, इसका सोल्यूशन तो देना जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। लेक्चर लंबा हो गया बेटा, क्या करेंगे, सोल्यूशन तो देना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइड हम लिख लेते हैं धातु, एक साइड लिख देते हैं बेटा हम धातु, और एक साइड लिख देते हैं हम अधातु। ठीक है, तो ये धातुएं होती हैं, सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। ये बात तो हम जानते ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा, सभी सक्रिय धातु, सभी सक्रिय धातु, सभी सक्रिय धातु तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन गैस बेटा क्या करती है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, परंतु ये काम अधातुएं नहीं कर पाती हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। देखेंगे अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, को विस्थापित नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं कि दूसरा अंतर क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षार की प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुएं होती हैं वे अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, और आश्रय अधातु, आश्रय अम्ल वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा इनके ऑक्साइड किनके, धातुओं के, इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इनका क्या है बेटा, इनके ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा अंतर देखते हैं बेटा, लास्ट अंतर है। देखो, धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। सभी धातुएं बेटा अधातु से क्रिया करके क्या बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, वे गैस बनाती हैं। ठीक है बेटा, यह सहसंयोजक बंध बनाती हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके, ठीक है, धातुएं क्लोरीन मतलब Cl से क्रिया करके आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, या आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा एग्जाम्पल देख सकते हो इस चीज़ का, जैसे NaCl है, तो बेटा धातु और क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बना दिया। ठीक है, जबकि जो अधातुएं होती हैं वे क्लोरीन से क्रिया करके ऐसा नहीं कर पाती हैं। ठीक है बेटा, वो क्लोरीन से क्रिया कर दो, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक बंध बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है बेटा, यहाँ पे आयनिक यौगिक बन रहा है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ठीक है, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती
है। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक बात तो ये आपको समझा दी है, अधातुएं जो होती हैं वो क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। बात समझ में आई आप लोगों के? हैं, सहसंयोजक यौगिक वे होते हैं बेटा, सहसंयोजक बंद होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो बेटा, देखो जैसे अधातु वाली हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, ये क्लोरीन से क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा? HCl। तो ये सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, बस यही समझा रहे थे आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सुनते रहो बेटा, बोर होने की जरूरत नहीं, मज़ेदार क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन ये है, जैसे कि एक व्यक्ति होता है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनो आराम से। पहले एक कहानी सुना दूँ? हाँ, जैसे पहले कहानी सुनो। ठीक है, देखो एक व्यक्ति होता है ना, कहानी सुन लो पहले। है, देखो कहानी सुनो बेटा, ध्यान लगा के सुनो। एक व्यक्ति होता है ना, और वो व्यक्ति क्या काम करता है? ढोंग रचाता है, ढोंग। एक व्यक्ति जो होता है वो ढोंग रचाता है। जैसे अच्छा खासा व्यक्ति है और ढोंग रचा लिया उसने, काम धाम करने वाला, गलियों में घूमने वाला है, और कहता है अपने आभूषण साफ करवा ले ओ आभूषण साफ, ऐसे करता है, कहता है अपने आभूषण साफ करवा ले ओ आभूषण साफ, गंदे वाले कुंडल साफ करवा लो, गंदी वाली जेवरी साफ करवा लो, है ना, जितने आभूषण आपके गंदे संदे हैं बे हमसे साफ करवा लो, आभूषण साफ करवा लो, आभूषण साफ, ऐसे करते हुए घूमता है। ठीक है, ऐसा मत सुनो, मैं कहानी सुना रहा हूँ बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेटा पढ़ाने का अंदाज लगा है। ठीक है, ध्यान समझना। तो एक व्यक्ति जो होता है वो मन बना लेता है, वो नौटंकी करता है और सोचता है कि भैया स्वांग रचता है कि आज मैं थोड़ा सा मौज मस्ती करके आता हूँ, और लोगों के पास जाता है और कहता है कि अपने आभूषण साफ करवा लो, आभूषण साफ, ऐसे घूमता है बेटा। ठीक है, तो एक लेडीज आती है, एक महिला आती है और अपने कुछ जेवर वगैरह मंगलसूत्र लेकर के आती है, कहती है भैया हमारा सोना है, तुम ये लो और इसको साफ कर दो, गंदा संदा होता है साफ कर दो। ठीक है, तो व्यक्ति क्या काम करता है? वो व्यक्ति क्या काम करता है? उसके पास एक पात्र होता है, ऐसे एक पात्र होता है। ठीक है, उस पात्र में वो व्यक्ति पानी जैसा भरता है, कुछ केमिकल भरता है, उस केमिकल का नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसमें केमिकल भरता है, ठीक, और उसमें सोने के आभूषण डाल देता है। ये सोने का आभूषण उसने डाल दिया है। ठीक है, सोने का आभूषण डाल देता है वो व्यक्ति। ठीक है, क्यों डाला है? मतलब एक लेडीज लेके आई है, कह दिए भैया हमारे सोने के आभूषण हैं, आप इन्हें साफ कर दियो। व्यक्ति कहता है लाओ हम कर दिए। तो व्यक्ति लेता है सोने के आभूषण और लेता है अपना जो बर्तन है उसमें वो डाल देता है। जब निकाल के देखते हैं उस बर्तन में से सोने के कुंडल को या सोने के मंगलसूत्र को, तो बिल्कुल चमकीला नया नया निकलता है। पहले तो बहुत खुश होती है लेडीज को, लेकिन बाद में जब उसका वजन कराती है तो पहले की तुलना में बहुत कम वजन निकलता है। कहती है अरे ये क्या हो गया, मेरे सोने के कुंडल का या मेरे जो गहने थे उनका वजन कैसे कम हो गया, बहुत चिंता करती है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? और उस वक्त आप आने, आपको मतलब तुम जो देख रहे हो वीडियो, आप लोग हो उस वक्त तक बैठे हो, देख रहे हो तमाशा चारों सब अपना लाइन लगा करके। अगर आप उस वक्त जासूस के रूप में हैं तो बताइए उस व्यक्ति के पात्र में ऐसा कौन सा केमिकल भरा होगा जो सोने के को गोरा भी कर देता है, मतलब सोने के रंग को चमकीला भी कर देता है, और मतलब सोने की गंदगी हटा करके चमकीला भी कर देता है, और सोने का वजन भी कम कर देता है। ऐसा क्या केमिकल हो सकता है? ये आपका प्रश्न है। समझ में आया बेटा? प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, अब मैंने प्रश्न अपनी लैंग्वेज में सुना दिया है आप लोगों को, अब मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो सुनो बेटा, प्रश्न को समझना कठिन है, आंसर कठिन नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सरल आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन समझो बेटा, देखो
एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। वाह 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 वाह। अच्छा लगा हो तो कमेंट में वाह वाह लिख देना, ठीक है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। मतलब एक व्यक्ति सुनार बन के जाता है घरों घरों में और कहता है कि जो पुराने और जो मलिन गंदे संदे आपके आभूषण हो वो साफ करवा लो, इस बात का ढोंग रचाता है। कोई संदेह किया बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है। एक महिला आती है, सोने के कंगन उसको देती है, जिसे वह एक विशेष प्रकार के विलीन में वो देता है, ठीक है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला इस बात से दुखी होती है, तर्क वितर्क करने लगती है। तत्पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। अब आपका क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस महिला की नहीं बेटा, एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हो का? अगर आप जासूस बता सकते हो, उस व्यक्ति के पात्र में कौन सा विलेन था जिसने लोहे का चमका दिया, लोहे का वजन कम कर दिया? नहीं पता ना, अपन बताएगा अपन, ठीक है। तो बेटा जो अम्लराज होता है ना, अम्लराज तो जानते हो, HCl और HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज एक ऐसा एसिड होता है जिसमें हम सोने को डुबोए तो सोने का चमकीला रंग हो जाता है और उससे जो उसका जो वजन होता है बेटा वो भी कम हो जाता है। मतलब अम्लराज जो होता है वो लोहे को भी और सोने को भी गलाने की ताकत रखता है, इसलिए उसका जो सोना होगा बेटा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सोना जो है वो अम्लराज में ही गल सकता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन लास्ट वाली लाइन पढ़ो। क्वेश्चन में ये लिखा है, एक जासूस की तरह आप क्या उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सी से उत्तर हो जाएगा बेटा। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या आप जासूस की तरह उस विलेन की प्रकृति का बता सकते हैं? विलेन की प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस व्यक्ति के पास जो विलेन है वो अम्लराज होगा या अम्लराज होता है, ठीक है बेटा। उस व्यक्ति के पास अम्लराज विलेन होगा जिसमें सोना डालने पर सोना भी घुलने लगता है, ठीक है। इसका उत्तर होगा बेटा उस व्यक्ति के पास, क्वेश्चन ये था, एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति का बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा बेटा उस व्यक्ति के पास या उस व्यक्ति ने, ऐसे सकते हो बेटा, उस व्यक्ति ने अम्लराज विलेन का उपयोग किया होगा। उस व्यक्ति ने अम्लराज विलेन का प्रयोग किया होगा, उस व्यक्ति ने अम्लराज विलेन का प्रयोग किया होगा, ठीक है। जिसमें सोना भी आसानी से गलने लगता है, आंसर समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। आंसर समझ में आया, फटाफट लाइक ठोको, बजाओ ताली, ठीक है बेटा। आप देखते हैं 16वां एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कैमरे की क्वालिटी पे मत जाना यार, क्या करें, जो आप बेटा पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाना भी तो है ना, आपसे क्या रखा है पढ़ाने, तो पढ़ाना तो है ही, लेकिन बेटा आप पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता, 11th वाले ढंग से पढ़ते नहीं है ना। चलो देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है।
मतलब हम ऐसा टैंक बनाना चाहते हैं जिसमें हम गर्म जल कर सकें। ऐसा हम टैंक बनाना चाहते हैं, बेटा देखो जो टैंक बना रहे हैं, टैंक जो हम टैंक बनाने जा रहे हैं, टैंक, इसमें तांबे का यूज़ होता है। ठीक है, काय का? तांबे का यूज़ होता है। ठीक है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का, देखो बेटा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इस्पात का मतलब होता है बेटा लोहे की मिश्र धातु, लोहे का नहीं। इसका कारण बताइए। तो कह रहे हैं कि लोहे का टैंक जो Fe है, इस्पात, ठीक है, इस्पात को हम Fe लिख देते हैं, तो इसका नहीं बनता टैंक। कारण क्या है बेटा? मैं आपको बताऊं, सुनो बेटा, देखो बात, देखो तांबा ऐसा चीज़ है, तांबा का मतलब कॉपर। कॉपर एक ऐसी चीज़ है कि कॉपर ऑक्सीजन से भी जल्दी, मतलब वाटर से जल्दी क्रिया करता नहीं है। चाहे गर्म जल हो या ठंडा जल हो, वो H2O से जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा वाटर ख़राब नहीं होता। लेकिन जो Fe है बहुत कमीना टाइप का है, ये वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया कर लेता है। ठीक है बेटा, Fe क्या काम करता है? ये वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया कर लेता है, और हमारा जो वाटर होता है, नन्ना मुन्ना क्यूट सा प्यारा सा वाटर, वो साला ख़राब हो जाता है। ठीक है ना बेटा, जो वाटर होता है ये Fe क्या काम करता है? Fe वाटर से क्रिया कर देता है और बनाता है Fe3O4 + 4H2O। ये गैस के रूम में उड़ जाता है। समझ में आई बेटा बात? यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर जो है वो ठंडे जल से, या मान लीजिए कोल्ड वाटर है, ठंडा जल है, ठीक है, ठंडे जल से, और जो कॉपर है जो ठंडे जल से या गर्म जल से क्रिया नहीं करता है, मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करता है, परंतु जो Fe है वो ठंडे या गर्म जल से रिएक्शन कर लेता है। यही कारण है कि जो हम टैंक बनाते हैं उसमें तांबे का यूज़ करते हैं, ना कि लोहे या इस्पात का। समझ में आई बेटा बात आप लोगों के लिए? ठीक है, तो बेटा हम क्यों बनाते हैं कॉपर का? क्योंकि कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, जो कि गर्म या ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसका हम टैंक बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिखो बेटा इसका उत्तर, लिखो लिखो। कॉपर बहुत क्रियाशील धातु है। कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है। कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है। ठीक बेटा, कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है, जिसके कारण ये गर्म या ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है। जिसके कारण ये ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है, से क्रिया नहीं करती है। बात समझ में आई बेटा? ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, जबकि लोहा या इस्पात गर्म जल से क्रिया कर लेता है। क्रिया कर लेता है। इसी कारण गर्म जल का टैंक बनाने में कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे प्यारे कमेंट करो। चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखो मन मेरा तभी करता है पढ़ाने का जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल को। ठीक है, तो उससे पहले आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट जरूर देना। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।